law of supply tells that more is supplied at higher price and less is supplied at lower price. प्राइस जितनी ज्यादा उतनी सप्लाई ज्यादा, प्राइस जितनी कम उतनी सप्लाई कम. लेकिन कुछ कंडीशंस में ऐसे नहीं होता. कुछ कंडीशंस में प्राइस बढ़ने पे भी सप्लाई नहीं बढ़ती और प्राइस कम होने पे भी सप्लाई कम नहीं होती. सच कंडीशंस आर कॉल्ड एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ सप्लाई, जहां पे लॉ ऑफ सप्लाई एप्लीकेबल नहीं होता. द फर्स्ट एक्सेप्शन इज सप्लाई ऑफ लेबर. इसको हम लोग डिटेल में देखेंगे बिकॉज इसका एक सेपरेट क्वेश्चन भी आता है कि एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ सप्लाई क्वेश्चन आएगा तो वी हैव टू राइट 1 2 3 4 5 पॉइंट्स. सेपरेट क्वेश्चन भी आता है बैकवर्ड बेंडिंग लेबर सप्लाई कर्व. सो लेट अस सी इन डिटेल. जितना वेज रेट बढ़ेगा उतना लेबर ऑफ सप्लाई बढ़ेगा. सिंपल थिंग है. मुझे अगर ज्यादा पैसे मिल रहे काम करने से तो मुझे इंसेंटिव मिलेगा कि मैं ज्यादा काम करूं और ज्यादा पैसे कमाऊं. फॉर एग्जाम्पल, इफ द वेज रेट इज 100 रुपीज पर आवर, 1 घंटे मजदूरी करने से मुझे मिलते हैं 100 रुपीज. आई एम वर्किंग फॉर 5 आवर्स, 5 घंटे काम करके मुझे मिलते हैं 500 रुपीज. समझो मैं मास्टर बन गया, थोड़ा मेरा स्किल बढ़ गया, सो मुझे मिलने लगे 200 रुपीज पर आवर, 200 रुपए मिलने लगे. तो मैं बोलूंगा ज्यादा काम करता हूं ना, आई विल वर्क 7 आवर्स. मैं बोलूंगा 7 घंटे काम करता हूं तो 7 टू 1400 रुपीज मुझे मिलने लगेंगे. पहले मुझे 5 आवर्स काम करके मिलते थे 500 रुपीज. वेज रेट बढ़ गया 200 रुपीज. आई एम वर्किंग फॉर 7 आवर्स तो अब मुझे मिल रहे हैं 1400 रुपीज. डायरेक्ट रिलेशन तो सप्लाई कर्व जा रही है ऊपर, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. करेक्ट, आपके लिए लेफ्ट टू राइट. ओके, अभी समझो देर इज फर्दर राइज इन द वेज रेट. अभी वेज रेट हो गया 300 रुपीज पर आवर. अभी 1 घंटा काम करने से मुझे मिलेंगे 300 रुपीज. तो नॉर्मली होना यही चाहिए कि आई शुड इंक्रीज द लेबर सप्लाई, मैं ज्यादा घंटे काम करूं. लेकिन ऐसा जनरली नहीं होता. क्या होता है कि नाउ आई विल थिंक दैट अभी मुझे 300 रुपीज पर आवर मिल रहे, तो इंस्टेड ऑफ वर्किंग फॉर 7 आवर्स मैं 6 आवर्स काम करता हूं, 6 घंटे काम करता हूं, फिर भी मुझे मिलेंगे 6 3 1800 रुपीज. करेक्ट, 7 घंटे काम करके आई वॉज गेटिंग 1400 रुपीज. नाउ अगर रेट बढ़ गया है तो इंस्टेड ऑफ इंक्रीजिंग द सप्लाई ऑफ लेबर, लेबर सप्लाई हो जाएगी कम. तो जो लेबर कर्व आगे जा रही थी वो कर्व आ जाएगी पीछे. सो दैट इज कॉल्ड बैकवर्ड बेंडिंग सप्लाई कर्व. सिंपल वर्ड्स में बताएं तो एज द वेज रेट राइजेस द सप्लाई ऑफ लेबर ऑल्सो राइजेस, बट after a certain stage, when the wage rate further increases, the supply of labor falls. So, that is exception to the law of supply, क्योंकि wage rate is increasing, but the supply of labor is decreasing. This is so because कोई भी लेबर है वो सोचता है कि मेहनत करनी है क्योंकि पैसे चाहिए, बट कम मेहनत करके अगर मुझे पैसे मिल रहे तो मुझे फुर्सत चाहिए. आई वॉन्ट लीजर टाइम, फ्री टाइम, फुर्सत का वक्त चाहिए. सो आफ्टर ए सर्टन स्टेज लेबर प्रिफर्स, लेबर ज्यादा प्रेफरेंस किसको देता है, ज्यादा क्या लाइक करता है कि मुझे ज्यादा पैसे मिल रहे हैं कम काम करके. सो आफ्टर ए सर्टन स्टेज द सप्लाई कर्व ऑफ लेबर बेंड्स बैकवर्ड्स. इन द डायग्राम वी इजीली सी दैट व्हेन द वेज रेट इज 100 रुपीज 5 आवर्स आर सप्लाइड. व्हेन द वेज रेट बिकम्स 200 रुपीज तो 7 आवर्स आर सप्लाइड. यहाँ पे पॉइंट है ए. लेकिन आफ्टर पॉइंट ए व्हेन द वेज रेट इज 300 रुपीज सप्लाई ऑफ लेबर हो जाती है कम, वो हो जाती है 6 आवर्स. और इसलिए बैकवर्ड बेंडिंग सप्लाई कर हम लोग देख रहे हैं फ्रॉम ए. सप्लाई कर आ जाती है पीछे, मींस बैकवर्ड बेंडिंग. सप्लाई ऑफ लेबर इज एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ सप्लाई बिकॉज आफ्टर ए सर्टन स्टेज, एक स्टेज के बाद वेज रेट बढ़ने पे सप्लाई ऑफ लेबर नहीं बढ़ती. सेकेंड एक्सेप्शन इज एग्रीकल्चरल गुड्स. चावल हम लोग उगा रहे हैं, वी आर ग्रोइंग क्रॉप ऑफ राइस. बारिश ही नहीं हुई, तो अगर बारिश नहीं हुई चाहे चावल का रेट कितना ही बढ़े, इफ द रेट ऑफ राइस राइजेस सप्लाई विल नॉट राइज. इजी पॉइंट है. द प्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चरल गुड्स डिपेंड्स अपॉन वेदर कंडीशन, क्लाइमेट. इफ देर इज अनफेवरेबल क्लाइमेट द प्रोडक्शन इज लो. और फिर कितनी भी प्राइस बढ़ाओ आप तो सप्लाई नहीं बढ़ेगी. तो प्राइस बढ़ने पे सप्लाई नहीं बढ़ रही है. सो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स आर एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ सप्लाई. ये हमारा लॉ फॉलो नहीं करते. फर्स्ट एक्सेप्शन सप्लाई ऑफ लेबर. आफ्टर ए सर्टेन लिमिट
वेज रेट बढ़ रहा है फिर भी लेबर सप्लाई कम हो रही है, एक्सेप्शन। सेकंड एक्सेप्शन था एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, अगर वेदर कंडीशन फेवरेबल नहीं है, अनफेवरेबल है, तो प्राइस चाहे जितनी भी ऊपर जाए सप्लाई ऊपर नहीं जाएगी। थर्ड एक्सेप्शन इज अर्जेंट नीड ऑफ कैश। कोई सेलर है और उसे कोई अर्जेंट नीड है, 5 लाख रुपए चाहिए, हार्ट का ऑपरेशन करना है, तो ऐसी कंडीशन में प्राइस मार्केट में कम भी हो, विल सेल मोर एंड मोर। प्राइस कम होने पे भी सप्लाई ज्यादा रहेगी। द रीजन इज दैट ही नीड्स द कैश इंस्टेंटली, उसको जल्दी से अर्जेंटली कैश चाहिए। तो इन दिस केस प्राइस कम भी होती है तो सप्लाई कम नहीं होगी, उल्टा बढ़ेगी। तो दिस इज एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ सप्लाई। पहले 3 एक्सेप्शन अपने हुए, फर्स्ट सप्लाई ऑफ लेबर, सेकंड एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, और थर्ड एक्सेप्शन है अर्जेंट नीड ऑफ कैश। फोर्थ एक्सेप्शन इज पेरिशेबल गुड्स। आई एम सेलिंग ग्रीन वेजिटेबल, हरी सब्जियां बेच रहा हूं मैं, तो उसका एक लिमिट रहता है मैं कितने दिन स्टॉक में रख सकता हूं। अगर प्राइस फॉल भी होती है तो मैं स्टॉक करके आई कैन नॉट वेट फॉर द फर्दर राइज इन प्राइस, प्राइस बढ़ने का इंतजार नहीं कर सकता मैं, बिकॉज इट इज पेरिशेबल, खराब हो जाएगी, परसों मुझे फेंक देनी पड़ेगी। तो इन दैट केस, in case of perishable commodities, even if the price falls, the supply will not fall. मैं जितना भी स्टॉक है मैं पीछे रहूंगा कि उसको बेच डालूं ताकि मेरा ज्यादा लॉस न बढ़े। तो इन केस ऑफ पेरिशेबल कमोडिटीज, even if the price falls, the supply does not fall. और लास्ट एक्सेप्शन इज रेयर गुड्स। रेयर मतलब जो कम मिलते हैं, एंटीक है, पुराने कॉइन्स है, ओल्ड पेंटिंग्स है, अभी चाहे उसकी प्राइस कितनी भी बढ़ाओ सप्लाई कैसे बढ़ेगी। केस ऑफ रेयर गुड्स, चाहे प्राइस ऊपर जाए नीचे जाए, उनकी सप्लाई तो जितनी है उतनी ही है। इवन इफ द प्राइस राइजेस द सप्लाई कैन नॉट बी इंक्रीज्ड। क्विकली रिवाइज करते हैं एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ सप्लाई। फर्स्ट इज सप्लाई ऑफ लेबर। जैसे वेज रेट इंक्रीज होता है द सप्लाई ऑफ लेबर इंक्रीजेस, बट आफ्टर ए सर्टेन स्टेज द सप्लाई ऑफ लेबर फॉल्स आफ्टर इंक्रीज इन वेज रेट। सेकंड, एग्रीकल्चरल गुड्स, अगर वेदर कंडीशन ठीक ठाक नहीं है, अनफेवरेबल कंडीशन है, तो इवन इफ द प्राइस राइजेस द सप्लाई विल बी अनचेंज्ड। नेक्स्ट वाज अर्जेंट नीड ऑफ कैश। अगर सेलर को अर्जेंट कैश चाहिए तो इवन इफ द प्राइस इज लो सप्लाई कम नहीं करेगा, सप्लाई उतनी ही रहेगी। नेक्स्ट वाज पेरिशेबल गुड्स। इन केस ऑफ पेरिशेबल गुड्स लाइक एग्स, फिश, ग्रीन वेजिटेबल, प्राइस फॉल होती है फिर भी हम लोग सप्लाई कम नहीं करेंगे, बेच डालेंगे क्योंकि पूरा लॉस हो जाएगा। टू अवॉइड द फर्दर लॉस we'll keep the supply constant. And last was rare goods. In case of rare goods, old coins, old paintings, even if the price rises, हम लोग supply adjust नहीं कर सकते, supply उतनी ही रहेगी। So in these 5 conditions, the law of supply does not operate. Variation in supply and change in supply बहुत सिंपल ट्रिक है। अगर प्राइस की वजह से सप्लाई ऊपर नीचे जा रही है तो इट इज वेरिएशन इन सप्लाई, और प्राइस कांस्टेंट है, बाकी फैक्टर्स की वजह से सप्लाई ऊपर नीचे जा रही है तो चेंज इन सप्लाई। इफ सप्लाई चेंजेस बिकॉज ऑफ राइज और फॉल इन प्राइस, वेरिएशन इन सप्लाई। इफ सप्लाई चेंजेस बिकॉज ऑफ अदर फैक्टर्स देन प्राइस, इट इज चेंज इन सप्लाई। फर्स्ट स्टडी हम लोग कंपेरेटिवली करते हैं, आफ्टरवर्ड्स वी आर गोइंग टू राइट शॉर्ट नोट्स सेपरेटली। ओके, शुरुआत करते हैं। लेफ्ट पेज पे हम लोग लिखेंगे वेरिएशंस इन सप्लाई, राइट में लिखेंगे चेंजेस इन सप्लाई। अभी के अभी बायट हो जाएगा। व्हेन क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ ए कमोडिटी वराइज, वराइज मीन्स राइजेज और फॉल्स, बढ़ती है या कम होती है, बिकॉज ऑफ चेंज इन प्राइस, rise or fall in price, other factors remaining constant। बाकी कोई फैक्टर चेंज नहीं हो रहा है, ओनली प्राइस इज चेंजिंग, इसलिए क्वांटिटी सप्लाइड चेंज हो रही है, वराई हो रही है। व्हेन क्वांटिटी सप्लाइड वराइज बिकॉज ऑफ चेंज इन प्राइस, अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट, इट इज कॉल्ड एज वेरिएशन इन सप्लाई। यहाँ पे वेरिएशन था, वेराइज लिखा, यहाँ पे लिखेंगे व्हेन क्वांटिटी सप्लाइड चेंजेस बिकॉज ऑफ चेंज, ये बढ़ रहा है या कम हो रहा है मतलब चेंज इन फैक्टर्स अदर देन प्राइस।
ओके, अदर देन प्राइस, प्राइस छोड़ के बाकी के फैक्टर, गवर्नमेंट पॉलिसी, टैक्सेशन, क्लाइमेट वगैरह वगैरह, प्राइस रिमेनिंग कांस्टेंट, यहाँ पे प्राइस है कांस्टेंट, प्राइस चेंज नहीं हो रही है, इट इज कॉल्ड चेंजेस इन सप्लाई. ओके, व्हेन क्वांटिटी सप्लाइड वेराइज ड्यू टू चेंज इन प्राइस, अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट, इट इज कॉल्ड वेरिएशंस इन सप्लाई. सिर्फ प्राइस चेंज हो रही है, बाकी कुछ चेंज नहीं हो रहा है. व्हेन क्वांटिटी सप्लाइड चेंजेस बिकॉज ऑफ चेंज इन फैक्टर्स अदर देन प्राइस, इट इज कॉल्ड एज changes in supply. Price is constant. There are two types of variations in supply: expansion and contraction. There are two types of changes in supply: increase and decrease. वर्टिकल डिस्टेंस अभी मैं यूज कर रहा हूं यहाँ पे 5 लाइन्स, वर्टिकल डिस्टेंस में 5 लाइन्स ले रहा हूं, एंड हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आई एम टेकिंग 5 सेंटीमीटर. देखो डायग्राम अच्छा दिखना चाहिए, पेपर में प्रेजेंटेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है. ओके, वर्टिकल डिस्टेंस में ले रहा हूं 5 लाइन्स, 1 2 3 4 5, एंड हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आई एम टेकिंग 5 सेंटीमीटर. ओके, वैसे ही चारों डायग्राम निकाल लेते हैं. प्लीज पे अटेंशन वेयर आई एम मार्किंग सेकेंड एंड फोर्थ लाइन. फिर यहाँ पे भी मुझे लेना है 2 सेंटीमीटर्स और 4 सेंटीमीटर्स पे. ओके, यहाँ पर आई एम टेकिंग सेकेंड एंड फोर्थ लाइन, एंड यहाँ पर आई एम टेकिंग 2 सेंटीमीटर्स एंड 4 सेंटीमीटर्स. पर OP is the original price and OQ is the original quantity supplied. प्राइस कितनी है? P है, हमें पता है, दिस इज 2 सेंटीमीटर. तो डायग्राम ड्रॉ करना एक बार समझ जाओगे ना, आपको इशू नहीं आएगा कभी. ओके, नाउ द प्राइस इज OP and the quantity supplied is OQ. This is point M. अभी क्या हो गया? There is rise in price. प्राइस बढ़ गई, प्राइस बिकेम P1. तो यहाँ पे क्वांटिटी सप्लाइड भी बढ़ गई, इट बिकेम Q1. ये पॉइंट है वी नो 4 सेंटीमीटर पे. तो प्राइस के बढ़ने की वजह से क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ गई. देयर इज राइज इन क्वांटिटी सप्लाइड बिकॉज ऑफ राइज इन प्राइस. ओके, दैट इज कॉल्ड एज एक्सपांशन ऑफ सप्लाई. ओके, दिस पॉइंट इज N. और मैं ये भी ज्वाइन कर लेता हूं. ये मूवमेंट है पॉइंट M से लेके पॉइंट N तक, दैट इज अपवर्ड मूवमेंट. सो व्हेन देयर इज राइज इन क्वांटिटी सप्लाइड बिकॉज ऑफ राइज इन प्राइस, इट इज कॉल्ड एज एक्सपांशन ऑफ सप्लाई. इट इज शोन बाय अपवर्ड ऊपर मूवमेंट ऑन द सेम सप्लाई कर्व. पे हम लोग ज्यादा टाइम दे रहे हैं बिकॉज इसके बेसिस पे ये सब चारों होने वाले हैं. क्या है? व्हाट इज एक्सपांशन ऑफ सप्लाई? व्हेन देयर इज राइज इन क्वांटिटी सप्लाइड बिकॉज ऑफ राइज इन प्राइस, इट इज कॉल्ड एज एक्सपांशन ऑफ सप्लाई. फर्स्ट पॉइंट, इट इज शोन बाय अपवर्ड मूवमेंट ऑन द सेम सप्लाई कर्व. SS is the supply curve and shift from M to N is shows expansion of supply. फिर ग्राफ के लिए हम लोग को लिखने हैं 3 पॉइंट. हम लोग को पहले से पता है व्हाट वी रोट इन सप्लाई कर्व. फर्स्ट क्या? इन द डायग्राम क्वांटिटी सप्लाइड इज टेकन ऑन x एक्सिस एंड प्राइस इज टेकन ऑन y एक्सिस. द क्वांटिटी सप्लाइड इंक्रीजेस राइजेस फ्रॉम Q to Q1 बिकॉज ऑफ राइज इन प्राइस फ्रॉम P to P1. सेकंड पॉइंट, there is upward movement on the same supply curve from M to N. It is called as expansion of supply. अभी शॉर्ट में हो जाएगा. अभी क्या हो रहा है? उल्टा. मीन्स OP is the original price and OQ is the original quantity supplied. प्राइस हो गई कम, प्राइस हो गई P1, तो क्वांटिटी भी हो गई, क्वांटिटी सप्लाइड भी हो गई कम. ओके, सो when there is fall
in quantity supplied, यहाँ पे rise था, यहाँ पे fall. Because of fall in price, it is called as contraction of supply. There is downward movement. अभी ऊपर से नीचे आया है. There is downward movement from the same supply curve. Okay? हम लोग शुरुआती पॉइंट को M नाम दे रहे हैं और N को N. तो यहाँ पे बिगिनिंग यहाँ पे है, इसलिए यहाँ पे M, यहाँ पे N. The movement is here. SS is the supply curve. It is shown by downward movement on the same supply curve. फिर एक बार 3 points. First is in the diagram, quantity supplied is taken on y-axis and price is taken on x-axis. Second, there is fall in quantity supplied from Q to Q1 because of fall in price from P to P1. Okay, it is shown by downward movement from M to N on same supply curve. It is called as contraction of supply. Clear? अभी देखते हैं इंक्रीज इन सप्लाई. यहाँ पे प्राइस है OP और क्वांटिटी सप्लाइड है OQ. तो ये पॉइंट हमें मिल जाएगा यहाँ पे. ओके, आई विल ड्रॉ इट. मार्किंग कर लिया. दिस इज अवर पॉइंट M. अभी क्या हो गया, प्राइस तो उतनी ही है लेकिन मार्केट में कुछ फेवरेबल चेंजेस हो गए. गवर्नमेंट ने टैक्स इनपुट पे कम कर लिया, कंपनी का प्रॉफिट बढ़ गया. कंपनी ने उसी प्राइस पे सप्लाई बढ़ा दी. प्राइस वही है लेकिन सप्लाई यहां से यहां तक बढ़ गई. ओके, फ्रॉम Q to Q1. When there is rise in quantity supplied because of favorable changes, और यहाँ पे price is constant. When the price is constant, but there are some favorable changes, जैसे इनपुट पे टैक्स कम हो गया है. ओके, नई टेक्निक आई है तो प्रोडक्शन बढ़ गया, सप्लाई बढ़ गई एट द सेम प्राइस. तो इसको हम लोग कैसे शो करेंगे? विल शो इट. ये फर्स्ट सप्लाई कर्व थी और ये सप्लाई कर्व ही चेंज हो गई. देयर इज शिफ्ट ऑफ सप्लाई कर्व. द ओरिजिनल सप्लाई कर्व वाज SS. न्यू सप्लाई कर्व इज S1 S1. द सप्लाई कर्व शिफ्ट्स टू द राइट. सप्लाई कर्व खुद लेफ्ट से राइट में शिफ्ट हो गई. यहां पे सिर्फ पॉइंट शिफ्ट हुआ था. ओके, 3 पॉइंट्स क्या रहेंगे इन द डायग्राम? Quantity supplied is taken on x-axis and price is taken on y-axis. First point. There is increase in the quantity supplied from Q to Q1, price remaining constant. The increase is because of favorable changes in factors like input का टैक्स कम हो गया या तो नई टेक्नोलॉजी आ गई. Okay, and it is shown by outward shift of the supply curve. The supply curve shifts to the right side, जैसे कि डायग्राम में हम लोग देख रहे हैं. अभी तो आप लोग समझदार हो गए. सेम डायग्राम लेकिन OP ओरिजिनल प्राइस और OQ ओरिजिनल क्वांटिटी सप्लाइड. और फिर नई क्वांटिटी सप्लाइड है Q1. क्वांटिटी सप्लाइड हो गई है कम. ओके, द न्यू क्वांटिटी सप्लाइड इज Q1 और ये शिफ्ट है टू द लेफ्ट वार्ड. यही चेंजेस है. ओरिजिनल सप्लाई कर्व है SS और न्यू सप्लाई कर्व इज S1 S1. ये M था, ये N था. यहाँ पे दिस इज ओरिजिनल पॉइंट M एंड दिस इज न्यू पॉइंट N. व्हाट इज डिक्रीज इन सप्लाई? व्हेन देयर इज डिक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाइड ड्यू टू अनफेवरेबल, जो हमारे लिए अच्छे नहीं है. अच्छे है तो फेवरेबल, अच्छे नहीं है तो अनफेवरेबल. ड्यू टू अनफेवरेबल चेंजेस, वर्कर्स ने स्ट्राइक कर दिया है या आपकी टेक्नोलॉजी आउटडेटेड हो गई या और कुछ भी प्रॉब्लम है, ट्रांसपोर्ट में प्रॉब्लम है, उसकी वजह से आपकी क्वांटिटी सप्लाइड हो गई कम. प्राइस रिमेनिंग कांस्टेंट. इट इज शोन बाय शिफ्ट, लेफ्टवर्ड शिफ्ट टू द लेफ्ट साइड ऑफ द सप्लाई कर्व. 3 पॉइंट्स क्या लिखने हैं इन द डायग्राम? क्वांटिटी सप्लाइड इज टेकन ऑन x axis and price is taken on y axis. The original quantity supplied is OQ. Price remaining same. Because of unfavorable changes, the quantity supplied decreases to OQ1. It is shown by leftward shift, inward shift of the supply curve.
द ओरिजिनल सप्लाई कर्व इज SS, द न्यू सप्लाई कर्व इज S1 S1. The decrease is shown by shift from M to N in the diagram. Answer complete. Variation, यहाँ पे price up down, other factor constant, change in supply, price constants, other factors change. Expansion में quantity supplied rises because of rise in price. अगर ये समझ में आ गया तो easily you can write. Contraction में quantity supplied falls due to fall in price. यहाँ पे quantity supplied rises because of favorable changes in factors. दो एग्जाम्पल दे देना, एक तो रहेगा टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, एक रहेगा टैक्स, और यहाँ पे हम लोग बोलेंगे देयर इज फॉल इन क्वांटिटी सप्लाइड, डिक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाइड बिकॉज ऑफ अनफेवरेबल, जो हमारे लिए अच्छे चेंजेस नहीं है. ओके, प्राइस रिमेनिंग कांस्टेंट. यहाँ पे आउटवर्ड शिफ्ट, यहाँ पे इनवर्ड शिफ्ट, यहाँ पे अपवर्ड मूवमेंट ऑन द सेम सप्लाई कर्व, डाउनवर्ड मूवमेंट ऑन द सेम सप्लाई कर्व. यहाँ पे सप्लाई कर्व सेम है, यहाँ पे सप्लाई कर्व शिफ्ट हो रही है. इफ यू अंडरस्टैंड दिस वेल, वेरिएशन, चेंज, एक्सपांशन, इंक्रीज, कॉन्ट्रैक्शन, डिक्रीज, कुछ भी क्वेश्चन आता है इस पेज पे सभी आंसर आप लोगों को मिल जाएंगे. एक एक हम लोग शॉर्ट नोट अलग अलग से लिखने वाले हैं, एक एक पेज पे इन योर नोटबुक्स. ओके, टू कंसेप्ट्स वी आर स्टडीइंग नाउ, कॉस्ट एंड रिवेन्यू. स्टार्टिंग करते हैं कंसेप्ट ऑफ कॉस्ट. कॉस्ट क्या है? इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, एंटरप्रेन्योर जब प्रोडक्शन कैरी ऑन करता है तो उसे रॉ मटेरियल लाना पड़ता है, उसके लिए पेमेंट करनी पड़ती है. लेबर काम करता है, उसको पेमेंट करनी पड़ती है. कैपिटल पे इंटरेस्ट पे करना पड़ता है. लैंड ली है तो उसके लिए रेंट पे करना पड़ता है. तो ये सभी जो खर्चे हैं, ऑल दिस एक्सपेंडिचर इनकर्ड, ये सब एक्सपेंडिचर है, उनको हम लोग बोलते हैं कॉस्ट. कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन आउटपुट. जितना आउटपुट ज्यादा होगा, जितना प्रोडक्शन ज्यादा होगा, उतनी कॉस्ट ज्यादा होगी. तीन टाइप की कॉस्ट है, टोटल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट. टोटल कॉस्ट के दो पार्ट्स है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट. पहले टोटल फिक्स्ड कॉस्ट हम लोग समझ लेते हैं. सपोज आई एम सेलिंग शुगर केन जूस. मैं गन्ने का जूस बेचता हूं. तो क्या है, मैंने एक जगह लेके रखी है. तो आपके पास एक महीने में 1000 कस्टमर आए या 5000 कस्टमर आए, आपको रेंट उतना ही देना है. करेक्ट? आपने मशीन ली है, चाहे 1000 ग्लास जूस निकाले या 5000 ग्लास जूस निकाले, मशीन का खर्चा नहीं बढ़ने वाला है. दैट इज फिक्स्ड कॉस्ट, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट. सो फिक्स्ड कॉस्ट आर द एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन फिक्स्ड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. फिक्स है, चाहे 1000 चाहे 5000, उसकी पेमेंट उतनी ही है. टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या है? वेरिएबल का मीनिंग है चेंजेबल. वेरिएबल मीन्स चेंजेबल. तो वेरिएबल कॉस्ट क्या है? अगर मैं 1000 ग्लास जूस बेचता हूं तो उतना बर्फ लगेगा. अगर मैं 5000 ग्लास जूस बेचता हूं तो बर्फ ज्यादा लगेगा. अगर मुझे पता है सैटरडे संडे मेरे पास बहुत ज्यादा कस्टमर है, तो उस दिन मैं 2 लोगों को ज्यादा काम पे रखूंगा, लेबर रखूंगा, उनकी पेमेंट ज्यादा देनी पड़ेगी. सो जितना प्रोडक्शन बढ़ेगा उतना कॉस्ट बढ़ते जाता है, तो उसे कहते हैं वेरिएबल कॉस्ट. तो द एक्सपेंसेस, खर्चे, इनकर्ड ऑन, जो खर्चे आते हैं, द एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन वेरिएबल फैक्टर, जैसे कि लेबर है, कम ज्यादा हुआ उतनी पेमेंट देनी है. जितने ज्यादा जूस निकालूंगा उतना बर्फ कम ज्यादा लेना है. ओके, जितना ज्यादा जूस निकालूंगा उतनी पावर ज्यादा चलेगी. तो द एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन वेरिएबल फैक्टर्स इज कॉल्ड एज वेरिएबल कॉस्ट. टोटल फिक्स कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट को हम लोग जोड़ देते हैं तो बन देती है टोटल कॉस्ट. फिक्स कॉस्ट टोटल कितनी हुई, रेंट लिया हमने, फिर कैपिटल में कितना इन्वेस्ट किया फिक्स, और वेरिएबल बर्फ, लाइट का बिल, लेबर, सब टोटल मिला के बनती है टोटल कॉस्ट. सो टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट. क्विकली रिवाइज कर लेते हैं. व्हाट इज टोटल कॉस्ट? टोटल कॉस्ट इज द एक्सपेंडिचर इनकर्ड, जो एक्सपेंडिचर आता है, खर्चा आता है ऑन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. टोटल कॉस्ट में क्या आता है? टोटल फिक्स कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट. सो टीसी इज इक्वल टू टीएफसी प्लस टीवीसी. टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट आता है टोटल फिक्स कॉस्ट
वो है एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन फिक्स्ड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जैसे कि लैंड एंड मशीनरी, और लास्ट में है वेरिएबल कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, दैट इज एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन फैक्टर्स विच आर वेरिएबल, विच आर चेंजेबल लाइक लेबर, रॉ मटेरियल, पावर, फ्यूअल एटसेट्रा। टोटल कॉस्ट के बाद अभी देखते हैं एवरेज कॉस्ट। एवरेज वर्ड हमने सुना है, T20 की मैच है, 20 ओवर की मैच है, रन हो गए 200, 200 रन हो गए, तो एक ओवर में कितने हुए? तो 200 अपॉन 20, हम लोग बोलेंगे एक ओवर का है 10 रन, तो एवरेज है 10 रन का। ओके, वही एवरेज कंसेप्ट है यहां पे भी। टोटल कॉस्ट अपॉन टोटल क्वांटिटी। टोटल कॉस्ट है 800 रुपया, 800 रुपीज मुझे टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आया। कितने यूनिट्स बनाए? 40 यूनिट्स बनाए, तो 800 अपॉन 40, आंसर आया 20। एक यूनिट का कॉस्ट आया 20, दैट इज माई एवरेज कॉस्ट। तो AC इज इक्वल टू TC अपॉन TQ। एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट अपॉन टोटल क्वांटिटी। सिंपल। नेक्स्ट कंसेप्ट है कॉस्ट में मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल का मीनिंग है एक्स्ट्रा, वन मोर। मैंने 4 यूनिट्स बनाए, 4 यूनिट्स का प्रोडक्शन कॉस्ट आया 200 रुपीज। मैंने वन मोर और एक मार्जिनल प्रोडक्ट बनाया, वन मोर प्रोडक्ट बनाया, मैंने 5 प्रोडक्ट बनाए, तो मुझे कॉस्ट आया 250 रुपीज। 4 यूनिट्स के लिए 200 रुपीज, 5 यूनिट्स के लिए 250 रुपीज। तो 5th यूनिट के लिए कितना कॉस्ट आया? दैट इज मार्जिनल कॉस्ट फॉर द 5th यूनिट। तो 5th यूनिट के लिए मुझे खर्चा आया 250 माइनस 200, दैट इज 50 रुपीज। तो 50 रुपीज मेरा हो गया मार्जिनल कॉस्ट, द कॉस्ट फॉर वन मोर यूनिट। फिर आता है रिवेन्यू कंसेप्ट। रिवेन्यू इज द टोटल कलेक्शन आफ्टर सेल ऑफ सर्टेन क्वांटिटी इन द मार्केट। मार्केट में सेल करने के बाद जो भी अमाउंट मेरे पास आई है, दैट इज माई रिवेन्यू। तो इसमें फिर एक बार वही 3 कंसेप्ट आते हैं, टोटल रिवेन्यू, एवरेज रिवेन्यू एंड मार्जिनल रिवेन्यू। टोटल रिवेन्यू है टोटल सेल प्रोसीड, सेल करने के बाद जो टोटल अमाउंट मेरे पास आई है, दैट इज टोटल रिवेन्यू। टोटल रिवेन्यू मतलब फर्म का टोटल इनकम, किसी कंपनी का टोटल इनकम। फॉर एग्जाम्पल, छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, द प्राइस इज 200 रुपीज पर यूनिट और हम लोगों ने 15 यूनिट्स बेचे, तो 200 इंटू 15 इज 3000। मेरा टोटल रिवेन्यू है 3000 रुपीज। टोटल रिवेन्यू इज प्राइस इंटू क्वांटिटी, सिंपल। फिर आता है एवरेज रिवेन्यू। एवरेज आया तो फिर T20। देखो, हर ओवर में सेम रन्स नहीं होते, किसी ओवर में 15 होते, किसी में 25 होते, कभी 0 होते, कभी 30 होते। ओके, लेकिन एवरेज कैसे निकलता है? टोटल रन्स अपॉन टोटल ओवर्स। फॉर एग्जाम्पल, मैंने 15 यूनिट्स बेचे हैं 3000 रुपीज में, तो कोई कस्टमर मुझसे 175 में लेके गया है, किसी को मैंने 250 चार्ज किए हैं, ऐसे है। लेकिन टोटल 15 यूनिट्स बेचने के बाद मेरे पास कितने रुपए जमा है? माई टोटल रेवेन्यू इज 3000 रुपीज। कितने यूनिट बेचे हैं मैंने? 15 यूनिट। तो एवरेज मुझे कितना मिला? 3000, दैट इज टोटल रेवेन्यू, अपॉन 15, दैट इज टोटल क्वांटिटी। तो आंसर आया 200 रुपीज पर यूनिट। एवरेज एक यूनिट बेच के मुझे कितने रुपए मिले हैं? 200 रुपीज। और फिर लास्ट कंसेप्ट इज मार्जिनल रेवेन्यू। मार्जिनल रेवेन्यू फिर एक बार वही, मार्जिनल मीन्स वन मोर, एक्स्ट्रा। और एक एक्स्ट्रा यूनिट बेचने के बाद मेरा रेवेन्यू कितना बढ़ा? इट इज एडिशन टू द टोटल रेवेन्यू बाय द सेल ऑफ वन मोर यूनिट। एक और यूनिट बेचने के बाद मेरा रेवेन्यू कितना बढ़ा? दैट इज माई मार्जिनल रेवेन्यू, एक्स्ट्रा रेवेन्यू, एडिशनल रेवेन्यू। फॉर एग्जाम्पल, 20 यूनिट्स मैंने बेचे 4000 रुपीज में, 20 यूनिट सेल करके मुझे मिले 4000 रुपीज, तो हो गया मेरा टोटल रेवेन्यू। मैंने और एक यूनिट बेचा और मुझे मिले 4200 रुपीज टोटल। 20 यूनिट्स बेचने के बाद मुझे मिले थे 4000 रुपीज, 21 यूनिट्स बेचने के बाद मुझे मिले 4200 रुपीज। तो वो एक्स्ट्रा यूनिट 21st यूनिट सेल करने के बाद मेरा रेवेन्यू कितना बढ़ा? 200 रुपीज। दैट इज माई मार्जिनल रेवेन्यू, एक्स्ट्रा रेवेन्यू, एडिशनल रेवेन्यू। रिवाइज कर लेते हैं। कॉस्ट कंसेप्ट में क्या आता है? जो भी इनपुट है, रॉ मटेरियल, लेबर, कैपिटल, सबको पेमेंट करने के बाद जो मेरा खर्चा आता है, दैट इज कॉस्ट। फिर हमने देखा था टोटल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट था जो फिक्स है, मुझे लैंड पे पेमेंट करना है, फिक्स। कस्टमर बढ़े या प्रोडक्शन बढ़े या कम हो, मुझे कैपिटल पे पेमेंट करना है, फिक्स, दैट इज फिक्स कॉस्ट। और फिर क्या था?
वेरिएबल कॉस्ट, रॉ मटेरियल जितना ज्यादा लगेगा उतना मेरा कॉस्ट पड़ेगा, दैट इज वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स और वेरिएबल को टोटल करते हैं तो बनता है टोटल कॉस्ट। फिर था एवरेज कॉस्ट, कॉस्ट पर यूनिट, टोटल कॉस्ट अपॉन टोटल क्वांटिटी, एक यूनिट बनाने के लिए जो भी खर्चा आया दैट इज टोटल कॉस्ट। और मार्जिनल कॉस्ट, वन मोर यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए जो भी खर्चा आया दैट इज मार्जिनल कॉस्ट। फिर हमने देखा रिवेन्यू, वहां पे भी सेम तीनों कंसेप्ट, टोटल रिवेन्यू, टोटल प्रोसीड फ्रॉम द सेल। उसके बाद में था एवरेज रिवेन्यू, एवरेज रिवेन्यू था टोटल रिवेन्यू अपॉन टोटल क्वांटिटी, एक यूनिट के मुझे कितने पैसे मिले दैट इज एवरेज रिवेन्यू। और लास्ट था मार्जिनल रिवेन्यू, रिवेन्यू जो लास्ट यूनिट से मुझे मिला, द एडिशन टू द टोटल रिवेन्यू बाय सेल प्रोसीड ऑफ वन मोर यूनिट। ये सब कंसेप्ट आ गए हैं कॉस्ट कंसेप्ट में और रिवेन्यू कंसेप्ट में।